Hi everyone, welcome to this complete DSA course in Java lecture 3. I think it's lecture 3, right? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, ठीक है। और वो एक ऐसी इशू है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं बोलूँगा कि आप एक बिगिनर हो तो भी फेस करोगे, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो भी फेस करोगे, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप एक्सपीरियंस्ड बंदे भी हो गए तभी भी आप उस चीज़ को फेस करने वाले हो। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसकी सॉल्यूशन की तरफ भी हम मूव करेंगे और सॉल्यूशन को हम जानेंगे, पहचानेंगे और अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ, इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करें तो काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है। बाकी गलतियाँ तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, तो वो तो कॉमन सी चीज़ है। बाकी फिर भी अगर हम चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लाइफ में, अपनी लर्निंग को बूस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो अगर ये स्टेप अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी आगे तक जाते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो का टाइटल क्या है? तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू अप्रोच डीएसए प्रॉब्लम्स। सो हम एक बार इसको लिख भी लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम प्रॉपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा मुद्दा क्या है, हाउ टू अप्रोच डीएसए प्रॉब्लम्स, यही तो हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम ब्लू कर लेते हैं, आई थिंक ब्लू कलर काफ़ी सुंदर लगता है। लेट्स चेक इट आउट। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू अप्रोच अ डीएसए प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी डीएसए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये जो कोर्स है फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल का है, आप सभी को पता है, तभी आप लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया है, जिस पे मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक चीज़ें बेसिक से लेके हर तरह से मैं आपके क्लियर करूँगा, आपके सारे डाउट्स लूँगा, आपके काफ़ी सारे हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। तो जब आप डीएसए को स्टार्ट करते हो, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं, उस चीज़ का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशन को की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, आप क्या फेस करने वाले हो, तो आप क्या फेस करने वाले हो पता है? जब आप डीएसए की प्रॉब्लम का स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने आज एरे के क्वेश्चंस किए, 2-4 क्वेश्चन किए, और अगले दिन मैं अगर फिर से उन क्वेश्चंस को देखता हूँ तो यार मेरे से बन ही नहीं रहे। तो ऐसे कैसे मैं अपने दिमाग में इसको स्टोर करके रखूँ कि भाई जो प्रॉब्लम मैंने कल किया था वो आज भी मुझे याद रहे, या फिर मैंने लिंक लिस्ट के आज क्वेश्चन किए 2-4 और बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझ में आ गए थे, पर कल मैं उसी प्रॉब्लम को मेरे दोस्त ने पूछा या फिर मेरे इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा गया तो मुझसे बना ही नहीं, ताकि वो काफ़ी प्रॉब्लम ईजी था और फिर भी मेरे से प्रॉब्लम बना नहीं। या फिर आप ऐसा हो सकता है कि मैं डेली क्वेश्चंस करता हूँ, सब सारे क्वेश्चंस अच्छे से करता हूँ, उसके बाद भी मेरे को प्रॉब्लम अगर एकदम से नहीं आ जाती है, पुरानी वाली प्रॉब्लम भी अगेन रिपीट हो जाती है तो मेरे से नहीं बनती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल आपकी लाइफ में आगे आने वाले हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीएसए के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ को फेस किया होगा। तो प्रॉब्लम ये कॉमन सी है, सच बताऊं तो ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, मैं भी फेस करता हूँ, आप भी फेस करते हो। जो अच्छे खासे डेवलपर हैं, जो बहुत ज़्यादा डीएसए को प्रैक्टिस कर चुके हैं, 1500 या बोलूँ 2000 तक लीड कोड के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कोड फोर्सेस में क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीज़न आप जानते हो? रीज़न देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, आज हमने कोई चीज़ पढ़ी, देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप सही सी बताना। लेट्स सपोज आपने आज 20 रील्स आपने मोबाइल में देखी है, अगले दिन क्या आपको वो रील्स याद रहती हैं? अगर मैं पूछूं कि 20 की 20 रील्स के टाइटल मेरे को दे दो, या फिर उसके बारे में कुछ भी याद है तो थोड़ा सा उसको याद करो और उसके बारे में कुछ मेरे को बता दो कि हाँ वो सारी की सारी 20 रील्स के बारे में मुझे बता दोगे, शायद आप एक रील्स के बारे में भी नहीं बता पाओगे। अगर आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि अगर आप एक रील्स भी आपको याद है जो तुमने कल देखी थी। शायद हो सकता है कुछ लोगों को 1-2 रील्स याद रह जाती हैं, पर सारी की सारी रील्स आपको याद नहीं रहेंगी। क्यों याद नहीं रहेंगी? क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को बहुत ही तेज़ी के साथ देख रहे हो, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, और उस प्रॉब्लम को दिमाग से सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो। समझ में आया? मान लो आप कोई एक रील्स को देख रहे हो, उसको इतना ध्यान से आप देख लो, एकदम अटेंटिव होके, कि उसकी इमेज आप अपने दिमाग में क्रिएट कर लो कि भाई इस प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर रील में, इस इमेज में ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो दिमाग में इंटरेस्ट के साथ आप देख रहे हो, उसको समझ रहे हो। आपको नहीं भूलेगी यार, मे बी कि आपको कभी ना भूले, या हो सकता है कि महीने भर तो याद ही रहेगी, ऐसा होता है।
देखो, जब आप थिएटर में जाते हो कोई मूवी देखने के लिए, तो वो मूवी कुछ लोगों को याद रह जाती है, कुछ लोगों को याद नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब आपको अगर मैं बात करूँ जिनको याद रह जाती है, क्यों याद रह जाती है? क्योंकि उनको वो मूवी अच्छी लगी, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ उस मूवी को देखा और हर एक सीन पे वो एकदम खो गए थे। मतलब उन्होंने एक एक चीज़ को ध्यान से देखा, उसको एन्जॉय किया, उसको रिलेट किया अपनी लाइफ से। और जब ऐसी चीज़ एकदम कर लेते हो ना, जब आप एन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ को, उस पर एकदम इन्वॉल्व हो जाते हो, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने लगते हो, तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। परमानेंटली नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। परमानेंटली तब स्टोर होती है जब उस मूवी को आप बार बार देख रहे हो। लेट्स सपोज आज आपने देख लिया, उसको एक फ्रीक्वेंसी में देख रहे हो आप, फिर उसको 4 दिन बाद या एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद देख लिया, फिर कभी आपने देख लिया साल 6 महीने बाद, तो फिर जाके क्या हो जाएगी, आपके जो माइंड में मतलब परमानेंटली जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इस तरह से परमानेंटली स्टोर होती है। तो परमानेंटली स्टोर होने का फंडा क्या है? जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो, मतलब जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, या उस तरह की और भी प्रॉब्लम्स को आप बार बार देख रहे हो, बार बार सॉल्व कर रहे हो, तब जाके वो पर्टिकुलर चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। सेम चीज़ होती है डीएसए की प्रॉब्लम्स के साथ। जब आप डीएसए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो ना तो आज आपने डीएसए के लिए सपोज आपने एरे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंपल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर लिए। अब आपने क्या किया? आपने उसके एल्गोरिदम्स को किसी दूसरी प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेट्स सपोज आपने बस केवल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर लिया, और हो सकता है कि आपने 1-2 प्रॉब्लम भी कर ली होगी उससे रिलेटेड, जिस पे आप उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं किया आपने। तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने नहीं की, इस वजह से होगा क्या कि जब आपके सामने एकदम नई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं इस एल्गोरिदम को कैसे फिट करूँ, या फिर मैं कौन सा एल्गोरिदम लगाऊँ जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ चीज़ क्लियर हो रही है? हमें कॉन्सेप्ट पता है कि सर्चिंग एल्गोरिदम ये होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम ये होता है, बाइनरी सर्च ये होता है, क्विक सॉर्ट ये होता है, मर्ज सॉर्ट ये होता है, पर हमें एक्चुअल में उसका यूज़ करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यूज़ करना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई नई चीज़ पढ़ी, तो हम क्या करेंगे? हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी पैटर्न वाइज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेट्स सपोज आप अगर सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हो, तो आप अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस ईजिली निकाल सकते हो। आज के टाइम पे गूगल पे या फिर तुम्हारा किसी भी ब्राउज़र पे या चैट जीपीटी में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पैटर्न वाइज क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। लेट्स सपोज आपको एरे के निकालना, आप एरे के वहाँ पे चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हो कि जितने भी पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे एरे के मुझे दे दो। सिंपल आप अपने हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में टाइप करके लिख लो, पैटर्न वाइज एरेस क्वेश्चंस, या जितने भी पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं उस एरे क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे तुम्हें प्रोवाइड कर दो। तो वो क्या करेगा? आपको सारे के सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देगा। अब आपको क्या करना है? अब जो जितने भी पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेट्स सपोज आपने बाइनरी सर्च पढ़ा। अब क्या करोगे? बाइनरी सर्च से रिलेटेड जितने भी पैटर्न वाले क्वेश्चन है आपने उठा के उनको एक जगह पे रखे। अब 1 बाय 1 आप क्या करोगे? ईजी टू मीडियम या ईजी टू हार्ड सारे के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपने सॉल्व किए। सॉल्व करना और सॉल्यूशन देखना दो अलग चीज़ होती है। जब आप क्वेश्चन को खुद से अप्रोच डेवलप करते हो, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़ जो डीएसए को जो भूल जाने का जो रीज़न होता है, वो दूसरा रीज़न ये है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझते नहीं हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जितनी बार जब तक अच्छे से क्लियर कट दिमाग में एकदम समझ ना आ जाए, तब तक उस स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके एज केसेस को पढ़ो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ो कि भाई वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कंस्टेंट्स क्या क्या डिफाइंड है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे दिए गए हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना है या फिर उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम को जब अच्छे से पढ़ोगे ना, तब वहाँ से क्लियर होगी। फिर आप ये समझो कि उस प्रॉब्लम को मुझे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना है। मुझे ओ ऑफ एन पे सॉल्व करना है, ओ ऑफ एन लॉग एन पे करना है, या ओ ऑफ लॉग एन पे करना है, या ओ ऑफ एन स्क्वायर पे करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब क्लियर होगी। तो सबसे पहले जब आपके सामने कोई डीएसए की प्रॉब्लम दी जाती है, आप क्या करो? उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसके एज केसेस को अच्छे से डिफाइन करो। वहाँ पे डिफाइन दिए होते हैं, ठीक है, पर अगर कुछ चीज़ अगर क्लियर नहीं है ना, आप पेन एंड पेपर लेके बैठो। जैसे मैं आपको पेन से पढ़ा रहा हूँ ना, क्यों पढ़ा रहा हूँ पेन से? क्योंकि आपको पेन से जब चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। उसके बाद फिर हम कोड भी करेंगे। अगर आप 100 डेज कोडिंग चैलेंज में देखोगे तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही करता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करें? उसके अप्रोच को खुद से सोचते हैं, डेवलप करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। रियल लाइफ में भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो और खुद से सॉल्यूशन डिराइव कर रहे होते हो, करते हो ना। सेम यहाँ पे भी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। डीएसए का मतलब एक तरीके से आपको डेटा दिया गया है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, क्या आप उस पर उससे आउटकम निकालना चाहते हो, वो चीज़ों को सोचना है। एक आपको एल्गोरिदम वहाँ पे लिखना है, या एक तरीके से आपको वहाँ पे एक प्रोसेस जनरेट करना है। यही तो कर रहे हो ना डीएसए में। एक्चुअली में हमारे पास प्रॉब्लम स्टेट भी दी जाती है, जिस पे डेटा दिया होता है। डेटा को हम बस केवल मॉडिफाई कर रहे हैं, या उससे कुछ रिड्राइव कर रहे हैं, या फिर उस पर कुछ अपडेट कर रहे हैं। ये चीज़ कर रहे हैं, ये डीएसए है, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम दी जाए, प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो, उसको डिफाइन, उसमें क्या क्या डिफाइन किया है, क्या क्या एज केसेस डिफाइन है, क्या क्या कंस्टेंट्स डिफाइन है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना है, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में क्लियर कर लो और उसको पेन एंड पेपर में नोट डाउन कर लो आगे, एकदम छोटा छोटा, ताकि आपको क्लियर लगे, समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम दी है, इस पर ये कंस्टेंट्स है, अब मुझे सोचना है इसके अप्रोच के बारे में। समझ, इतनी बात समझ में आई। अब जब ये चीज़ें क्लियर हो गई, तब हम उसके अप्रोच को सोचते हैं। अब अप्रोच कैसे आएगी? अप्रोच भाई तभी आएगी ना जब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेट्स सपोज आपके सामने कोई बाइनरी सर्च का मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, या फिर मैंने मर्ज शॉर्ट का क्वेश्चन दे दिया, पर आपको मैंने बताया ही नहीं कि मर्ज शॉर्ट होता क्या है, तो आपसे कैसे बनेगा क्वेश्चन? नहीं बनेगा, सिंपली नहीं बनेगा, क्योंकि आपको तो आइडिया ही नहीं है ना कि कैसे बनता है। अगर मैं लेट्स सपोज मैं 8th क्लास के स्टूडेंट से मैं 12th क्लास का कोई क्वेश्चन मैथ्स का पूछ लूँ, तो क्या उससे बनेगा? नहीं बनेगा। मे बी कि अगर थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा सकता है, अगर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर उसने देखी हो, कि लेट्स सपोज वहाँ पे उसने ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ रखी है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको एक पैटर्न नजर आएगा कि अरे यहाँ पे भी तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। बट कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी वहाँ पे। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई है? क्योंकि आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि हमें कोई भी चीज़, लेट्स सपोज आप एरे की क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एरे होता क्या है, एरे में एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट होते हैं, एरे में एलिमेंट्स को स्टोर कैसे करते हैं, कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एरे को मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम एक नया एरे बनाते हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं होती हैं एरे के अंदर, कैसे मेमोरी के अंदर मतलब एरे में हमारी डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जब आप मर्ज शॉर्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मर्ज शॉर्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है, डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिथम एक्चुअली में काम कैसे करता है, किस तरीके से हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस पर मर्जिंग अप्लाई कर रहे हैं। वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको मर्ज शॉर्ट अप्लाई करना नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर आप एरे के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एरे के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम का क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको उस एल्गोरिदम का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आप उसको प्रैक्टिस भी करो कि मर्ज शॉर्ट है तो मर्ज शॉर्ट को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि हाँ भाई ऐसे अप्लाई होता है। जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि भाई ऐसे हम इस प्रॉब्लम को मर्ज शॉर्ट के थ्रू अप्रोच करने जा रहे हैं। और फिर जब आपके सामने प्रॉब्लम पेश की जाएगी, तब वहाँ पे आपके दिमाग में वो पैटर्न बनेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मर्ज शॉर्ट से किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च का यूज़ करके किया जा सकता है, या फिर इस क्वेश्चन में मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा सकता हूँ, या DFS लगा सकता हूँ, या DP लगा सकता हूँ, कुछ भी मतलब। क्योंकि जब आपको क्लैरिटी है ना, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आपने, आपको आइडिया है, ठीक है, तब जाके दिमाग में पैटर्न बनता है। और ज़्यादा इजीली पैटर्न कब बनता है? क्योंकि मे बी ऐसा भी होता है कि आपने मर्ज शॉर्ट पढ़ रखा है, पर लेट्स सपोज आपने DP पढ़ रखी है, पर आपको क्वेश्चन ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिस पे मैं पूछ लूँ कि भाई तो आपको, पर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया जिस पे आपको पता ही नहीं चला कि भाई यहाँ पे तो DP का यूज़ हो सकता है, यहाँ पे तो मेमोराइजेशन या फिर टैबुलर अप्रोच यूज़ हो सकती है। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं दिमाग में आएगा? क्योंकि अभी तक आपने उस प्रॉब्लम को ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी में आपने सॉल्व नहीं किया। तो प्रॉब्लम्स की फ्रिक्वेंसी आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते हो ना, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ सॉल्व करते हो, जितने ज़्यादा पैटर्न्स आप कवर करते हो, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और उतना ही ज़्यादा आपका DSA स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ दिमाग में बांध के रख लेना कि जब हम किसी पर्टिकुलर DSA को अप्रोच करने जाएँ तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो क्लियर यो, दूसरी चीज़ क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से
क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स को हमें कोई भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करो। और तीसरी चीज़ क्या है, आपको पैटर्न्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आप पैटर्न्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप डीएसए की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम भी दी जाए ना, तो क्योंकि आपने पैटर्न्स कवर कर रखे हैं, आपने लेट्स सपोज आप बाइनरी सर्च का क्वेश्चन कर रहे हो, या मैं बोल दूं कि आप लिंक लिस्ट का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हो। आप पहले स्टैक के पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर क्या करोगे, आप स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन आप देख लो कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है स्टैक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टैक के ईजी टू मीडियम या फिर मैं बोलूँ ईजी टू हार्ड पैटर्न वाइज क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनको प्रैक्टिस करूंगा, उनमें पैटर्न्स को मैं ढूंढूंगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम में स्टैक इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, इस प्रॉब्लम में क्यू इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्यों मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ क्यू को, क्या मैं इसको एरे के थ्रू कर सकता हूँ, क्या मैं इसको किसी और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ कब आएगी, जब आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करोगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे। दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए यार आपके अंदर। जब तक दिमाग के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जब तक घोड़े नहीं दौड़ेंगे ना अंदर दिमाग के, तब तक चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी किया करो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी डाइट लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हो, फिजिकली भी प्रिपेयर होते हो, और हर तरीके से आप मजबूत होते हो। तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो, फोकट की चीज़ें मत खाया करो बाहर की। ओके। तो ये जो तीन चीज़ बताई है ना, ये तीन चीज़ आप अगर अच्छे से करते हो, आप डीएसए की कोई भी प्रॉब्लम को सही तरीके से अप्रोच कर सकते हो। समझ में आया? बस इन चीज़ों को फॉलो करना है, सही तरीके से फॉलो करना है। और ऐसा नहीं है, और एक हाँ, सही तरीके से फॉलो करना है, सही ऑर्डर में भी फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कोई चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करने जाओ, पहले वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एरे क्या होता है, सब कुछ सबको आना चाहिए। एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे मेमोरी के साथ खेल रहा होता है, या मेमोरी में हमारा एरे कैसे स्टोर होता है, कैसे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं, कैसे एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है एरे का, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर हम उसके पैटर्न्स को समझेंगे, कैसे एरे को इंप्लीमेंट करना है, कैसे एरे के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ईजी टू हार्ड या ईजी टू मीडियम अपने हिसाब से। ठीक है, फिर हम लीड कोड में या फिर जीएफजी में या फिर कोड फोर्सेस में, अभी स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप डीएसए की प्रॉब्लम्स, जब डीएसए आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आए, तब आप जाके कोड फोर्सेस और कोड शेफ में प्रॉब्लम कर सकते हो। अभी कूद जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और ईजिली नहीं बनती हैं। तो पहले आपको डीएसए स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी जाके कोड शेफ या कोड फोर्सेस में क्वेश्चंस आप सही तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज़ वहाँ से डिमोटिवेट हो जाओगे और लगेगा कि आपको कि भाई मैंने डीएसए मैंने क्यों ही पढ़ा और क्यों ही मैं डीएसए कर रहा हूँ। ठीक है, तो सही समय पे सही चीज़ का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। आप इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स को पढ़ोगे, डीएसए को अप्रोच करोगे, तो सारी चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और कॉमन सी है, आज मैंने मान लो कि ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, मैंने सही तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पढ़ता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट भी सारी मेरे को क्लियर हैं, मैं पैटर्न वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ, पर मैंने आज डीएसए किया, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, मुझे जॉब मिल गई और मैं काम कर रहा हूँ, 1-2 साल से मैं काम भी कर रहा हूँ, अच्छा खासा मुझे पैकेज मिल रहा है। पर उस दौरान आप क्या करते हो, आप डीएसए को एक साइड पे बंद करके रख देते हो। बंद करके रख देने से क्या, तो जब आप डीएसए को काफ़ी टाइम के लिए बंद करके रख देते हो ना, जब प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो जब आप 1 साल 2 साल 6 महीने बाद जब फिर से डीएसए के क्वेश्चन को उठाओगे, तो आपसे फिर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मे बी कि आपसे अब ईजी वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप जिस माहौल पे होते हो ना, वो चीज़ आपके दिमाग में उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझने लगते हो, उस पर अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगते हो। जैसे ही उन चीज़ों को एक साइड रख देते हो, वो सारी चीज़ें दिमाग से, मेमोरी से डिलीट होने लगती है, बोल सकते हो थोड़ा सा ब्लर होने लगती हैं। डिलीट तो नहीं बोलूँगा, ब्लर होने लगती हैं। उनको शार्प करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आप जैसे उनको शार्प करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आप फिर से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अब देखो, एक बार आपने अगर अच्छे से डीएसए कर लिया ना, दोबारा जब साल 6 महीने बाद भी अगर आपने उसको उठाओगे करने के लिए, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है,
आप एक मतलब कुछ जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना है, उसके पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को प्लस उसके सॉल्यूशंस को बस एक बार 1 बाय 1 देख लेना है, उसके कोड को समझने की कोशिश करना है। मतलब इससे क्या होगा, आप जो प्रॉब्लम्स है ना वो उसको समझने जब जब समझने की कोशिश करोगे ना तो आपकी मेमोरी रिकॉल होगी, आपने पहले क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या आपने किया, वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी मेमोरी में। और इस तरीके से जो तुम्हारी इमेज जो तुम्हारी मेमोरी में ब्लर हो गई है ना, वो धीरे धीरे से क्या हो जाएगी, क्लीन होगी, और फिर आपको प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से समझ में आने लगेगा, और फिर आपकी प्रॉब्लम वैसे ही बनने लगेंगी। तो जब आप चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देते हो, काफ़ी टाइम के लिए रख देते हो, तो थोड़ा सा ब्लर हो जाती हैं, मेमोरी ब्लर हो जाती है, या बोलने की मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो ब्लर हो जाता है। पर जैसे ही हम उसके कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझ लेते हैं, फिर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं, तो फिर से सारी चीज़ें हमें वापस से याद आ जाती हैं। तो आप ये बिल्कुल मान के मत रखना कि हाँ डीएसए को मैंने अगर करना स्टार्ट किया तो मुझे लाइफ टाइम करना ही पड़ेगा, मुझे डेली प्रॉब्लम करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक बार आपको जॉब मिल जाए ना, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चिल करो, और अब आप एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो, तो वो टेक्नोलॉजी भी आपको सीखनी है, तो उस पर भी फोकस करो। जब आप नई टेक्नोलॉजी को सीखोगे, आप कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, आपके दिमाग में नए सिग्नल्स जनरेट होंगे, नई चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका दिमाग और ज़्यादा शार्प होगा। इससे होगा क्या कि आप जब दोबारा पुरानी चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी आप इजीली समझ सकते हो। तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, इजीली सारी चीज़ें समझ जाओगे। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ कभी कभी हमें टाइम निकाल के इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना, ताकि ज़्यादा चीज़ें काफ़ी अगर बहुत टाइम तक छोड़ दिया ना तो फिर ज़्यादा ब्लर हो जाएंगी, उनको शार्प करने के लिए फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी महीने 2 महीने या हफ्ते भर में या फिर 15 दिन में कभी ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया, ले सपोज आज एरे ही पढ़ लिया, एरे की कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लिया, बस 1 घंटे में काम खत्म। मतलब रिवाइज करने का तरीका यही होता है। रिवाइज करने का तरीका ये नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस एक एक फिर से कोड लिखने के लिए बैठ जाओ, फिर अप्रोच बनाओ, वो तरीका नहीं है। मतलब कर सकते हो, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पर उस पर टाइम भी तो जाएगा, उतना टाइम आपके पास फिर दोबारा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम भूल भी गए हैं ना, वो चीज़ें भी रिकॉल हो जाती हैं। और डीएसए, अब इसकी टेंशन छोड़ देना कि हाँ डीएसए में हमें ज़िंदगी भर करते रहना पड़ेगा, नहीं, ज़िंदगी भर नहीं करते रहना पड़ेगा। जब तक जॉब ना लगे, जब तक जॉब ना मिले, तब तक डीएसए अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, डेली क्वेश्चंस करो। हाँ, जब तक जॉब ना लगे तब तक आपको डीएसए डेली करना, चाहे आधे घंटे 1 घंटे निकालो, चाहे एक क्वेश्चन ही करो, पर डेली आपको करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके पैटर्न्स को समझो कि हाँ यहाँ पे क्या पैटर्न यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्यों मैं लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों मैं स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैं क्यों डीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। वो चीज़ें सोचो, वो चीज़ों प्रॉब्लम्स से तुम्हें निकालनी है, वो बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ करते हो ना, तब चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर होती हैं, और फिर आपसे किसी भी तरह की जो कोडिंग प्रॉब्लम है, डीएसए है, डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें आपको काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपका डीएसए स्ट्रांग हो जाता है ना, तब आपका डेवलपमेंट करने में भी मन लगता है, और डेवलपमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजिली समझ में आती हैं। तो जो लोगों को लगता है कि मैं डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट कर लें, या फिर डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, तो थोड़ा सा उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले आप डीएसए थोड़ा सा अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद जब डेवलपमेंट में मूव करोगे ना, तो डेवलपमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। आप ईजिली चीज़ों को समझ सकते हो, आप ईजिली वहाँ पर लॉजिक बिल्डअप कर सकते हो, और कोई भी चीज़ को ईजिली वहाँ पर डेवलप कर सकते हो। तो 1 बाय 1 चीज़ें चलनी है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है, और हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, और मन लगा के पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को रिवाइज भी करते रहो। तो अगर जैसे डीएसए का आप ये पूरा जावा में फुल कोर्स आप फॉलो कर रहे हो ना, आप जैसे पहला वीडियोस देख लिया फिर आप क्या करो, आपको अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आप 1 हफ्ते बाद उसको फिर से देख लो, क्योंकि उस तरह से क्या होगा, आपकी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। जब जैसे जैसे आप चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी ना, क्योंकि रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। रिवीजन आप नहीं करोगे स्टार्टिंग में, तो जो चीज़ें भले आपने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, पर एक टाइम बाद भूल जाएंगी, या हो सकता है 2 दिन बाद ही मेमोरी से निकल जाए। द रीज़न बीइंग, आज के टाइम में हमारा जो इंसान का जो दिमाग है ना, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। हमारा आधा दिमाग दोस्तों में लगा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगा होता है, घूमने फिरने में लगा होता है, मूवीज़ में, सोशल मीडिया में, न जाने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हो दिमाग को। तो जब तक आप फोकस नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, अपने दिमाग को में वो चीज़ों को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाओगे। समझ में है? इसलिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई चीज़ें पढ़ लो, जैसे यहाँ पे हम जैसे सारी सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं ना, तो जैसे आपको लगे ना कि हाँ आज मैं एरे के कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ,
तो आप दोबारा वीडियो देख लो, रिवाइज कर लो, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कॉपी पेन चला के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लो, सारी चीज़ें बन जाएंगी। बस ध्यान रखना है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज में अपना दिमाग डालोगे तो कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, और दिमाग पंचर हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से पढ़ रहे हो, एक जगह से प्रॉपर पढ़ो। हाँ, जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ताकि अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस मैंने जो दोस्तों के साथ ऑब्जर्व किया है कि जो पर्टिकुलर मेरे जो फ्रेंड्स जो जिन जिन चीज़ों से सीख रहे हैं, जिन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिवली सीख रहे हैं, उनका जो आउटपुट मिल रहा है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आज के टाइम में टाइम को बचाना, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज़ हो, सही तरीके से आप चीज़ें सीखो, मेमोराइज़ रखो, और लाइफ में काफ़ी ग्रो करते रहो। उसके लिए मैं पूरा का पूरा एफर्ट यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। और आपसे सिर्फ एक चीज़ें चाहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, छोटा सा कमेंट कर दिया करो, भले ही छोटा सा सही कर दिया करो। ठीक है, और आपकी जो रिकमेंडेशन है, जो आप चाहते हो मेरे से आगे नेक्स्ट पे, तो उसके लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, पुराने हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत उनको शेयर करके सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे अप्रोच करना है डीएसए प्रॉब्लम्स को, कैसे हम डीएसए प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ठीक है, तो मैं मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझे पता भी नहीं होता कि मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। मतलब जो जो दिमाग में आता है, जो लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, आप यहाँ पे भटक सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका आपका जो टाइम है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो सही जगह पे यूज़ हो। ठीक है, बाकी ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।